Welcome back, my dear students. In this lecture, this is third part for science chapter 1. इसमें हम सबको ये अभी तक हम लोगों ने देखे स्टार्टिंग में पढ़ा था क्रॉप के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे अब तक आपने देखा था, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया, सोइंग ऑफ सीड्स कंप्लीट कर लिया। आज हम करने वाले हैं द नेक्स्ट वन, application of manures and fertilizers। ठीक है, इनका यूज हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जिसको जनरली हम क्रॉप ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड थी, ठीक है, इसमें हमने एक क्रॉप लगाई। क्रॉप लगाने के बाद ये क्रॉप क्या करती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। क्रॉप ने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, हमने मान लिया बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसने ले लिए, कोई भी एक हमने क्रॉप लगाई। अब जब ये क्रॉप हमने काट ली, हार्वेस्ट कर ली, इसके बाद हमें दूसरी क्रॉप लगानी है। और मान लीजिए जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटैश हो गया। मान लीजिए हमने एक क्रॉप लगाई थी जिसमें नाइट्रेट्स ले लिए, ठीक है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अपने आप आते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब हमने एक क्रॉप लगाई, नाइट्रेट्स ले लिए, उसमें हमने काट दिया और दूसरी फसल लगा दी, दूसरी क्रॉप लगाई जिसको फिर नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। तो जब दोबारा नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होगी और क्रॉप के पास नहीं होगा तो क्या हमारी ग्रोथ जो क्रॉप है, फील्ड के पास हमारा नाइट्रेट्स नहीं होगा, क्रॉप को नाइट्रेट्स चाहिए हैं। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो क्रॉप की ग्रोथ कैसी होगी, क्रॉप की ग्रोथ बैड ग्रोथ होगी, है ना, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। इन न्यूट्रिएंट्स के लिए उसके लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए कि टाइम मिले तब उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाए। इसके लिए एक प्रोसेस थी, फैलोइंग। फैलोइंग में हम क्या करते थे, हमने एक क्रॉप लगाई, उसको काट लिया, उसके बाद हमने फील्ड को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने से क्या होगा, धीमे 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 ये न्यूट्रिएंट्स भी वापस आ जाएंगे सारे। फिर हम कुछ क्रॉप लगाते थे, कुछ मंथ्स के लिए हम फील्ड को छोड़ देते थे। फिर उसके बाद जब सब मिनरल्स मिल जाते थे कुछ टाइम के बाद, ऐसा मानते थे कि कितने टाइम में आ जाएंगे, उसके बाद तीनों फिर से हो गए, फिर भी हम कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें लॉस होता था क्योंकि फॉर फ्यू मंथ्स हमने इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया था, है ना, कुछ लॉस होते थे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन लॉसेस को खत्म करना था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हम फ्यू सब्सटेंसेस आर एडेड, कुछ सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, फील्ड में डाल देते हैं। इसके लिए फॉर एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल की एनरिचमेंट के लिए। एनरिचमेंट मतलब किस चीज का, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट हो जाएगा सॉइल में, अभी न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं, जो सब्सटेंस कहा गया ना, ये है, एक फर्टिलाइजर और दूसरा मैन्योर है। यहां तक सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वापस से देख लो इसको एक बार, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ये दोनों सब्सटेंस हैं, दो क्यों हैं, एक मैन्योर है और एक फर्टिलाइजर है। अगर दो हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले में क्या है, ये ऑर्गेनिक है, ये केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये कोई केमिकल नहीं, नेचुरली फॉर्म ही केमिकल से, केमिकल ही है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है, रिच, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कंपेयर टू फर्टिलाइजर कम होते हैं,
ठीक है, इससे कम होते हैं, ठीक है। तो नो हार्म टू फील्ड और लैंड, लैंड में या फील्ड में इससे कोई हार्म नहीं होता, बट इसका अगर हम कंटिन्यूअस यूज करें, वेट 1 सेकेंड, अगर इसका हम कंटिन्यूअस यूज करें, कंटिन्यूअसली हमने यूज कर लिया तो हार्म करेगा, कंटिन्यूअस यूज विल हार्म टू लैंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली यूज में ही है, इसकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज करेगी तो ये फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। जनरली जो फर्टिलाइजर होते हैं वो एनपीके, तो एनपीके मैंने लिखा था, एनपीके नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, पोटेशियम, पोटैश कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसमें मैन्योर्स में कई तरीके की किया, देखिए फार्म यार्ड है, क्या आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, उसमें थोड़ा दे रखा है, जैसे फार्म यार्ड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, फील्ड भी हो गया, डायरेक्ट कंपोस्ट, ठीक है। देखिए फार्म यार्ड, ग्रीन और कंपोस्ट, इसमें क्या रहता है कि हम ये अलग अलग जगह प्रिपेयर करते हैं। फार्म में हमने प्रिपेयर किया, इसमें मैन्योर में होता कुछ खास नहीं, जैसे ग्रीन है तो इसमें केवल लीव्स वगैरह रहेंगी, ठीक है। कंपोस्ट में हमारा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा जो डिकम्पोज हो रहा होगा, सड़ेगा गलेगा। फार्म यार्ड वगैरह में हम जो डालेंगे उसमें बाकी हमारी ये सब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे मैन्योर्स हो गए। फर्टिलाइजर में हमारे केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। इसमें जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होंगे ये सारे हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 9 टेबल दे रखी है ब्रीफली, जो इन दोनों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। एक और चीज इसमें है कि अगर हम कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर का यूज करें तो कई बार ये वाटरिंग भी करते हैं, इसके बाद इरिगेशन भी करेंगे हम, तो पानी के साथ मिलती है केमिकल्स मिट्टी से होते हुए नीचे हमारे वाटर टेबल में पहुंच जाते हैं, तो इससे पॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है। बट इसमें ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज है कि ये तो फर्टिलाइजर अभी आ गए, पहले मैन्योर होता था तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, ये आर्टिफिशियल है, और हमें सबको पता है आर्टिफिशियल मेथड थोड़ा सा क्विक होता है, ठीक है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और ही था, वो भी हम देख लेते हैं फिलहाल फटाफट। जो नया मेथड था, देखिए जो इसमें और भी था, एक था हमारा क्रॉप रोटेशन और एक मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये सॉइल की प्रॉपर्टी या उसके न्यूट्रिएंट्स जाने के बाद के लिए दोनों कारगर थे, मतलब ये दोनों की हेल्प से हम तब भी अच्छा काम कर सकते थे। कैसे देखते हैं, एक क्रॉप रोटेशन होता क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। ये फील्ड है, इस फील्ड में क्या होता है, हमने एक बार कोई क्रॉप लगाई, मान लेते हैं क्रॉप ए, ठीक है। इसको नाइट्रेट्स की ज्यादा जरूरत थी, तो क्रॉप में जितना क्रॉप लगाने के बाद ये बड़ी होगी, अच्छी हेल्दी क्रॉप आई हुई हमारी, अब हमने इसके बाद इसको काटा, स्टोर कर दिया, अब फील्ड हमारा फिर खाली हो गया। अब मुझे दूसरी क्रॉप लगानी है, मान लो कोई क्रॉप बी, कोई भी क्रॉप है, NPK, हम ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो नाइट्रेट्स ना कंज्यूम करे ज्यादा, जैसे ये क्रॉप ए थी, नाइट्रेट ज्यादा लेती थी, हो सकता था PNK कम लेती हो। अब हम ऐसी लगाएंगे जो ये क्रॉप सबसे कम लेती थी, मान लो K हो गया, P हो गया, दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, कि मान लीजिए P फॉस्फेट ज्यादा लेता हो,
लगा सकते हैं इसमें। हमें नाइट्रेट्स तो कम चाहिए ना, नाइट्रेट्स कम तो होंगे, फॉस्फेट ज्यादा चाहिए, फॉस्फेट ज्यादा होगा क्योंकि पिछले वाले में फॉस्फेट यूज ही नहीं किया, तो इसमें दूसरे एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैसी क्रॉप लगाएंगे जो पिछली वाली क्रॉप के हिसाब वाला, पिछली वाली क्रॉप वाला न्यूट्रिएंट ना ज्यादा एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अगर ये नाइट्रेट ज्यादा ले जाएगा बी वाला तो फॉस्फेट अगर ले तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे करते रहेंगे, क्रॉप बदल बदल के लगाएंगे। अगर एक ही क्रॉप करते रहेंगे तो गड़बड़ है। हो सकता है हमने वीट लगाया, वीट के बाद हमने कोई दूसरा क्रॉप लगा दिया, दोबारा वीट नहीं लगाया। क्लियर हो गया? इसको बोलते थे क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप को घुमाते रहना। नेक्स्ट टाइम फॉस्फेट खत्म हो जाएगा, जब तक हो सकता है न्यूट्रिएंट नाइट्रेट्स में हमारे एनरिचमेंट हो जाए, नाइट्रेट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते थे, वो फार्मर जिनके पास लैंड उतना ज्यादा नहीं है, कमी है, इसके अलावा वो उन्होंने कोई क्रॉप लगाई, अब उसमें कुछ खराब होंगे सीड्स भी, नहीं उसमें से प्रॉपर्ली चेक किए, उन्होंने कोई क्रॉप लगाई और उसकी यील्ड अच्छी नहीं थी। यील्ड मतलब यील्ड मतलब पैदावार, क्वांटिटी अच्छी नहीं हुई फसल। ठीक है, तो इसी में हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं, साथ में ही आप कुछ दूसरी क्रॉप भी एक साथ ही ग्रो कर दें, इसमें मिक्स करके आप सीड्स डाल दें 2 क्रॉप्स के, तो एक साथ उसको 2 चीजें मिलेंगी, तो कम से कम उसको गेट एटलीस्ट, अगर यील्ड उसकी लेस थी और मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या होगा, उसको एटलीस्ट सम यील्ड उसको मिल जाएगा। 2 फसलें अलग अलग हैं, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो आप भी उसको बेच सकते हो, तो जो भी इसको कुछ तो फायदा होगा, पहले तो घाटे में खाई। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, कुछ क्रॉप्स को मिक्स करके एक साथ ग्रो कर देना। इसमें भी लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, जब 2-3 चीजें मिक्स हो जाएंगी तो मिक्स में हमें पता चलेगा कि उसकी प्योरिटी जो होती है क्रॉप की वो लेस हो जाएगी, प्योर ज्यादा नहीं रहेगी ना क्रॉप, क्योंकि उसमें मिक्स हो गई कई सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा है मिक्स्ड क्रॉपिंग और ये है क्रॉप रोटेशन। लेकिन इसमें प्योरिटी के बावजूद भी कुछ लोग खरीद लेंगे। अगर प्योर चीज कोई मान लीजिए थोड़ी महंगी चल रही थी, तो थोड़ी सी इम्प्योर चीज थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। इसके बाद हमें पढ़ना था इरिगेशन। नेक्स्ट जो हमारा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, वो है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर। ठीक है, पानी की सप्लाई कर देना। हम इरिगेशन की बात करें, टू सप्लाई वाटर का, सप्लाई वाटर टू द क्रॉप, पानी चाहिए होता, क्रॉप को पानी देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन की भी मेथड होते हैं, एक इसमें दे रखा है वो है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। सबको पता है ट्रेडिशनल मेथड पुराने वाले और ये मॉडर्न न्यू मेथड। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा, आज पहले इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर मॉडर्न पे जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, ये पुराने मेथड थे, कौन कौन से थे, राहत, धेकली, ठीक है, चेन पंप, ठीक है, और एक और मोट। जनरली 4 तरीके की मेथड आपकी बुक में भी दे रखे हैं, ये हमारे प्रीवियस मेथड है। ठीक है, राहत जो है ये हमारा कोलू वाला बैल होता है ना, बोलते थे कोलू के बैल की तरह, तो ये कोलू वाला मेथड है। इसमें क्या करते थे हम, तीनों का मैं पहले मेथड समझा दूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोट। मोट में क्या होता है, एक ऐसा बैल होता था, इसमें क्या, एक हम यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा रखते थे, यहाँ पर हम इसको बांध देते थे, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा झूले की जैसे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होगा ऐसे होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक रस्सी बांध देंगे, यहाँ एक बकेट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करते थे, इसको हम छोड़ देते थे, नीचे जाएगा, पानी से फिल हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे एक बड़ा सा लोड या पत्थर रख देते थे। ठीक है, स्टोन रख देते थे, फिर ऐसे होगा धीमे धीमे पानी हम निकाल लेते थे। ठीक है, इसको बोलते थे मोट। इसमें
इसमें ये देखिए सारे जो मेथड्स है इसमें जनरली जो है ये मैनुअल मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड्स मतलब कि हाथ से ही काम होना है, इसमें कोई ज्यादा मशीन वगैरह का यूज नहीं था। ठीक है, ये मोट हो गया, हम कितने देर तक ऐसे पानी निकालेंगे, तब पैदावार भी कम होती थी, लोग कम थे। आज के समय में कितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, देश को ज्यादा फसल चाहिए, तो ये मेथड तो बेकार हो गया। चेन पंप हो गया, ढेकी, ठीक है, इस तरीके से करते थे। ये सर क्या, अच्छा ये मोट नहीं है, ये ढेकी है। ठीक है, मोट में हम क्या करते थे, सिंपली हम गांव में आदमी देखा होगा, ये पुली लगी रहती है, इसके ऊपर से रस्सी निकाल के हम खींचते हैं, यहाँ से बाल्टी बाहर आ जाती है, छोड़ते हैं, रस्सी से खींचते हैं पानी, ये होता है हमारा मोट। ठीक है, चेन पंप और राहत ये समथिंग सिमिलर ही, जैसे कि यहाँ पे हमने पंप लगा दिया, इसमें यहाँ पे हम बकेट से लगा देते थे। ठीक है, इस व्हील को हम घुमा देते हैं, मानिए यहां से ओपनिंग नहीं सकती। ठीक है, यहां हम एक अंदर से इस तरीके से प्लेट लगा देते थे। ठीक है, ये घूमता था तो यहाँ से पानी भर जाता था इसमें बकेट में, यहाँ पानी भरा हुआ यहां से फैलेगा तो इस प्लेट में आके गिरेगा, प्लेट से हम सीधा ये फील्ड में भेज देते थे। ठीक है, ये मैनुअली मोटर था, और चेन पंप में जनरली हम हाथ से घुमा देते। इसमें राहत में हम क्या करते थे, इसी सिस्टम में कोई का बैल लगा देते थे, ये यहाँ घूमता रहता था और ये यहाँ घूमता रहता था। ठीक है, कंटिन्यूसली मेथड से इसके डायग्राम्स भी दे रखे थे, ये रहे। हमें इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें दे भी नहीं रखा है, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना में नए नए मेथड सीखने हैं, पुराने क्या होता था कि नहीं पढ़ने, ये तो केवल हम इसलिए पढ़ने की, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी। देखो आज के समय में मॉडर्न जमाना है, तो हमें चीजें ऐसी चाहिए कि हमें कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा चीजें, जैसे कि ये लेस एफिशिएंट थे। लेस एफिशिएंट मतलब मेहनत ज्यादा, पानी कम। ठीक है, इसके अलावा इसमें ह्यूमन लेबर यूज हुआ करती थी। ठीक है, ह्यूमन लेबर वगैरह यूज हो जाती थी, और लेस एफिशिएंटली ह्यूमन लेबर यूज होती थी। ये हम लार्ज स्केल पर नहीं परफॉर्म कर सकते थे, क्या हमारे पास अगर बहुत ज्यादा खेती है तो हम कब तक पानी ऐसे बाल्टी से भर के डालते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये सारे मेथड हमने खत्म कर दिया। आज के समय में केवल दो ही मेथड हमारे चल रहे हैं जो हमारे मॉडर्न मेथड्स में आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हम वही देखेंगे, मॉडर्न मेथड। दो तरीके के हैं, एक है हमारा स्प्रिंकलर और एक है हमारा ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इन मेथड्स को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपको ये मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, और ये पुराने, ये पूरी बुक आपको यहाँ तक रीड कर लेनी है, पेज नंबर 10 तक, बल्कि 11 पे कि ड्रिप सिस्टम तक आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और एक लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहें जितना इसमें हो चुका है, और क्वेश्चन के आंसर भी आप धीमे धीमे देखते रहें, होमवर्क पर ध्यान दें। ठीक है, हो सके तो ये सब नोट भी करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, हम अगली वीडियो में बात करें, तब तक के लिए बाय।